नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एमसीडी चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, परिसीमन के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। एमसीडी चुनाव को लेकर परिसीमन के आदेश के खिलाफ इस नोटिस को पारित किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। इस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। परिसीमन के आदेश के खिलाफ इस नोटिस को जारी किया गया है। तो उस समय की एक बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी और एमसीडी चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। तो उस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। तो इस बीच एक और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर महिला समूहों के लिए सौगात भरी केदारनाथ यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभिन्न महिला समूहों ने 48 लाख का कारोबार किया है। केदारनाथ में प्रसाद से लगभग 44 लाख रुपए का व्यवसाय किया गया है। 100 से अधिक महिलाओं को मिला है सीधा रोजगार। चार धाम यात्रा से मिला आत्मनिर्भरता को आधार। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की। कहीं ना कहीं यहाँ पर चार धाम यात्रा से महिलाओं को फायदा मिला है। बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही थी, उससे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। महिला समूह के लिए सौगात भरी रही है केदारनाथ यात्रा। महिला समूहों ने 48 लाख रुपए का कारोबार किया है। केदारनाथ में प्रसाद से लगभग 44 लाख रुपए का कारोबार हुआ है। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। तो महिलाओं ने 48 लाख रुपए का कारोबार किया है। केदारनाथ में प्रसाद से लगभग 44 लाख रुपए का कारोबार किया गया है। 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। चार धाम यात्रा महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बेहद ही फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पर लाखों रुपए का व्यवसाय किया जाता है, कारोबार किया जाता है। महिलाओं को यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा होता है। 44 लाख रुपए का व्यवसाय प्रसाद से किया जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 100 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज नहाय खाए के साथ इस पूजन की शुरुआत की गई है। वहीं पूजा के लिए घाटों पर कैसी व्यवस्था है, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। गाजियाबाद में क्या कुछ व्यवस्थाएं छठ पूजा को लेकर की जा रही हैं। आज हम वहां छठ पूजा स्थल पे मौजूद हैं, जहां पर जो छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से साफ सफाई और यहां पर जिस तरह से मट्टी हटाई गई है। अभी फिलहाल देखिए नगर पालिका की टीम अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आई है और किस तरह से जो सफाई का अभियान है वो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि छठ पूजा को लेकर खासा ध्यान रखा जाता है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर नहर में जो छठ पूजा होती है खासतौर पर उस पर खासा ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ेगी, उसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी हैं, जो कि लगातार निरंतर बढ़ चढ़कर जो काम होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। अभी यहाँ छठ पर्व के मौके पर मौजूद हैं और निरीक्षण करने आए हैं, जायजा लेने आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पहले तो अपना नाम बताएं। रजनीश कुमार नाम है मेरा, संघर्ष सेवा का अध्यक्ष हूँ मैं। तो ये बताइए कि अभी आप छठ पर्व पे यहाँ पर आए हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं और किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो उमड़ती है उसको लेकर खासा ध्यान रखा जाता है, तो किस तरह से आपकी जो टीम है वो किस तरह से कार्य करती है? देखिए, सबसे पहले तो छठ महापर्व जो है लोक आस्था का महापर्व है। व्यवस्थाओं को देखा जाए अगर, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि नगर पालिका या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इस जगह को, क्योंकि इस जगह पे आपको बताऊं मैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी तरफ से भी मेरे हिसाब से इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक दिन का समय, आज नहाए खाए है, कल खरना है, परसों शाम का अर्घ है और अगले दिन सुबह का अर्घ है। तो मेरे हिसाब से टाइम तो बिल्कुल है नहीं।
इसे तेजी से काम करवाना चाहिए था। अगर नहीं करवाते, जो भी चीज़ें होंगी हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि आपको बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, आप लगातार निरंतर लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और खास तौर पे जिस तरह से छठ पर्व जो मनाया जा रहा है, इस स्थल पे भी आप पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, खास तौर पे अपने स्तर से यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। मैं लगातार 3-4 दिनों से आ रहा हूँ। जहाँ भी आप देख रहे होंगे, आपको दिखाना चाहूँगा पीछे की तरफ भी, तो जहाँ तक हो पाया हमने अपने द्वारा भी घाटों का निर्माण करवाया है, जितना हो सके श्रद्धालुओं को और जो लोग आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए, क्योंकि यूपी बिहार के पूर्वांचल के ज़्यादातर लोग छठ पर्व मनाते हैं, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो इसका हमने पूरा ख्याल रखा है। साथ में सहयोग हमारा नगर पालिका भी कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही। आप देखेंगे अभी तक चीज़ों की सफाई में उन्होंने सहयोग ज़्यादा बढ़िया नहीं किया है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही निखिल चक्रवर्ती यहाँ पर आए हैं, इंदिरापुरम का जो छठ स्थल है वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया। क्या लगता नहीं है कि यहाँ पर भी अधिकारियों को आना चाहिए था, यहाँ निरीक्षण करना चाहिए था, क्योंकि साफ सफाई जैसे कि अब आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ साफ सफाई की जा रही है, तो पहले से यहाँ अधिकारियों को नहीं पहुँचना चाहिए था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, खोड़ा नगर पालिका परिषद, जहाँ पे मेरे हिसाब से 60 से 70% बिहार पूर्वांचल के लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हें ये देखना चाहिए था, क्योंकि उधर इंदिरापुरम के साइड पे इतने नहीं है जितने हमारे खोड़ा में हैं। वो सब ज़्यादातर लोड जो है खोड़ा का वो इसी घाट पे पड़ता है यहाँ पे आकर के, तो उन्हें निरीक्षण यहाँ का करना चाहिए, व्यवस्था यहाँ की करनी चाहिए थी, नहीं कर रहे हैं वो अधिकारीगण जाने अपने हिसाब से। हमारे से जितना सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। कुछ जानकारी में है आपको कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि लोग यहाँ पर आएंगे, पूजा करेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई? अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना कोई सर्कुलर निकाला गया है कि यहाँ ऐसे ऐसे व्यवस्था की जाएगी, ना नगर पालिका की तरफ से निकाला गया, ना गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से निकाला गया है, ठीक है ना। अभी कोई अगर सूचना आती है तो आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं, ना एंट्री बताई गई, ना एग्जिट बताया गया, ना ही आप देखो कहीं से व्यवस्था उतरने की बनाई गई। कहीं कहीं तोड़ दिया गया जगह सही से, उसमें भी अब आपको पता होगा छठ घाट में लोग डाला लेकर के आते हैं। अगर आप यहाँ तक तो चलो थोड़ी दूर कर दिया गया व्यवस्था, आगे की तरफ देखो आप कहाँ डाला लेकर कहाँ जाएंगे, वो नीचे गिरेंगे नहीं गिरेंगे? कोई व्यवस्था नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई? करनी चाहिए थी ना। लोक आस्था का महापर्व है, आप इसमें भी ध्यान नहीं दे रहे तो क्या उम्मीद की जा सकती है फिर आपसे? देखिए, लोगों का खासतौर पे कहना है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अब छठ पर्व को लेकर अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो उसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस छठ पर्व को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं देख रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमित गुप्ता है। अमित जी, ये बताइए छठ पर्व को लेकर किस तरह से आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से? क्या कुछ नहीं, नगर पालिका की तरफ से आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी साफ सफाई हो रही है और काम चल रहा है। छठ पूजा आने वाली है तो खूब अच्छी तरह इसका छठ पूजा मनाई जाएगी। आप देख रहे हैं नगर पालिका अच्छी तरह काम भी कर रही है, सब चीज़ सारे काम हो रहे हैं। और अभी देख रहे हैं व्यवस्था, और भी जो गंदगी है ना, आप देख रहे हैं ना, आगे तक कितनी गंदगी है, सारी साफ सफाई करवाई जाएगी अभी सारी छठ पूजा के लिए। तो देखिए, कुछ लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि साफ सफाई लगातार निरंतर जारी है। यहाँ नगर पालिका की जो टीम है मौजूद है, यहाँ पर पहुँच चुकी है अभी और लगातार साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि घाट खासा भीड़ भाड़ वाले होने वाले हैं। क्योंकि लगातार देखिए, अभी जो अध्यक्ष है संघर्ष सेवा समिति के, उन्होंने खासतौर पर रंजीश झा ने खुद बताया कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कुछ चुनिंदे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जब भीड़ उमड़ती है, भीड़ आएगी यहाँ पर, तो किस तरह से लोग यहाँ से अंदर आ पाएंगे। देखिए किस तरह से सकरा रोड है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो पॉइंट से बनाए गए हैं जहां से लोग यहां पर आएंगे, अपने अपने स्थल पर आएंगे और पूजा करेंगे। तो ये वो पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं, इस तरह से पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो यहां पर जो लोगों का खासतौर पे कहना है कि पॉइंट्स की भी बढ़ोतरी की जाए और लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, उसकी भीड़ को देखते हुए खासा ध्यान रखा जाए। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, न्यूज वॉच इंडिया के लिए। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां पर डाला छठ को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। इसी बीच डीएम ईशा दोहन ने तालाबों का निरीक्षण किया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ईशा दोहन ने बसारीपुर शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर तालाब का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के निर्देश दिए हैं। वहीं तालाबों के आसपास बैरिकेडिंग, पर्याप्त विद्युत प्रकाश के भी निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम साहिबा खुद मैदान में उतरी हैं। डीएम साहिबा ने जिम्मेदार लोगों को निर्देश दिए हैं ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो डीएम साहिबा ने तालाब का निरीक्षण किया है। बता दें कि आज से हिंदुस्तान में महापर्व यानी कि छठ की शुरुआत हो चुकी है और छठ को देखते हुए बड़ी संख्या में आला अफसर मैदान पर उतरे हुए हैं। यूपी के चंदौली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जिलाधिकारी साहिबा खुद मैदान में उतरी।
यहाँ पे सभी तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई, बैरिकेडिंग, मेडिकल की जो व्यवस्था होनी है उस पर सब तैयारियां, प्रकाश की व्यवस्था, सब चल रही हैं तैयारियां। और इस बार छठ पर्व बहुत ही पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छे से सब लोग मनाएं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और तैयारियां जो है लगभग पूर्ण है। और पुलिस और प्रशासन को जो अन्य निर्देश थे वो मैंने दिए हैं यहाँ पे आज। छठ पूजा को बिहार का प्रमुख त्योहार माना जाता है। बिहार के लोग देश में जहां भी होते हैं वहीं छठ पूजा मनाते हैं। ऐसे में छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी नए घाटों को बनाने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली में बड़े स्तर पर छठ पूजा मनाने की बात कही थी। इसके बाद लगातार सियासत हो रही है। सीएम केजरीवाल ने सभी सुविधाओं के साथ 1100 घाट बनाने की बात की थी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही थी। दिल्ली सरकार भले ही सभी सुविधाओं के साथ छठ घाट बनाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। छठ से पहले दिल्ली के यमुना नदी में भारी पॉल्यूशन के चलते जहरीले झाग देखे जा रहे हैं। आज कालिंदी कुंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यमुना नदी के पानी में जहरीले झाग देखने को मिले हैं। बता दें कि यमुना में पॉल्यूशन के संबंध में एलजी के राजस्व और पर्यावरण विभाग को एलजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने यमुना को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कड़ाई से नजर रखने की बात की थी। इसके बावजूद भी यमुना नदी में ये जहरीला झाग तैरता हुआ देखा गया है। दिल्ली नगर निगम ने भी छठ पूजा को लेकर घाटों पर लाइटिंग बढ़ाने के लिए प्रति वार्ड 40,000 रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली के यमुना नदी में कुछ सालों से ये जहरीले झाग साफ तौर पर नजर आते हैं। व्यवस्था में कमी के कारण ज्यादातर छठ व्रती इसी जहरीले झागों में छठ मनाने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो लगातार यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि हमने यमुना को साफ कर दिया है, यमुना में पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी कोई भी काम नहीं करती है, यमुना में पॉल्यूशन अपने चरम पर है। बिहारी जो लोग हैं, यानी कि जो लोग छठ मनाते हैं, जो छठ को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, उनको यमुना में गंदे पानी से स्नान करना पड़ता है, झागों में स्नान करना पड़ता है। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब लगातार ये दावे कर देते हैं कि यमुना पूरी तरीके से साफ है, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सोए हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा लगता है कि भारतीय परंपराओं की पूरी दुनिया मुरीद हो चली है। इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब अमेरिका से आए एक दंपत्ति ने हिंदू रीति रिवाज से आगरा में पुनर्विवाह किया है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल के साए में उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और साथ ही जीने मरने की कस्में खाई हैं। उसके बाद दशहरा घाट मंदिर में विधि विधान से उनके साथ फेरे हुए हैं और पुनर्विवाह संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसमें मिस्टर गेरार्ड सैमुअल यूएन के निवासी हैं, जबकि मिसेज कैरोलाइन सैमुअल इंग्लैंड की हैं। अपनी शादी की 30वीं सालगिरह के मौके पर ये लोग आगरा आए थे और हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने शादी की है। इस मौके पर तमाम लोग इनके साथ मौजूद थे। उनके इस सपने को साकार करने में दिल्ली की QXP ट्रेवल कंपनी के साथ साथ उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव सौरभ और गाइड भारत भूषण का भी विशेष योगदान रहा। इन सभी के सहयोग से इन दंपत्ति की खुशियों में चार चांद लग गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी के आगरा में शादी की जाती है, पुनर्विवाह किया जाता है, भगवान के साथ फेरे, भगवान के सामने जीने मरने की कस्में ये लोग खाते हैं। अब बात करेंगे यूपी के आगरा की, जहां पर आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिग्रहित भूमि को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगा है। इसके अलावा प्लॉट का फर्जी नक्शा देने का भी आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद भूमाफिया घोषित हो चुके सुशील गोयल और उनके दोनों पुत्र सचिन और संदीप पत्नी समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मुकदमा न्यायालय के आदेश पर थाना
रकाबगंज में हुआ है। ये बता दें कि ईदगाह निवासी यासिन ने ये आरोप लगाए हैं। तो आगरा विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो प्लॉट का फर्जी नक्शा देने का आरोप भी लगा है। आपको ये भी बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल कब तक की जाती है ये समय बताएगा। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कब की जाती है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई कब की जाती है। कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े होते हैं। आतंकवाद विरोधी समिति की यूएनएससी विशेष बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर चीन पाकिस्तान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी खरी खोटी सुनाई है। जयशंकर ने यूएन को घेरते हुए कहा कि अब आतंक पर लगाम कसने की बात आती है तो राजनीतिक कारणों से वह कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है। जयशंकर ने अपने बयान में यूएन के साथ साथ चीन पर हाफिज सईद के बेटे को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह पर अड़ंगा लगाने को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि पिछले दिनों आतंक पर लगाम कसने को लेकर चीन बेनकाब हुआ था। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में छिपे लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को बचा लिया था। चीन ने लश्कर आतंकी हाफिज तलहा सईद को प्रतिबंधित करने की राह पर रोड़ा लगाया था। पड़ोसी देश ने वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका की तरफ से यूएनएसपी में लाए गए प्रस्ताव को वीटो रोक दिया था। जयशंकर ने कहा कि अगले महीने हम 2008 में हुए मुंबई हमलों की 14वीं बरसी मनाएंगे। उनमें से एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है, उस पर मुकदमा चला और सर्वोच्च अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। फिर भी 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता को पनाह दी जा रही है। पाकिस्तान में कई तरह के मुकदमों का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान को हाल ही में चुनाव आयोग से एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर आज से इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च शुरू करने जा रहे हैं, जिससे सरकार को नेशनल असेंबली को भंग करने और मध्यावधि चुनावों की घोषणा करने के लिए बाध्य किया जा सके। इस दौरान इमरान खान के साथ उनके हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद दिखेंगे। इमरान खान का यह लॉन्ग मार्च लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू होगा और इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, लेकिन इस मार्च के ठीक पहले इस्लामाबाद में भारी संख्या में फौज की तैनाती कर दी गई है। इसके बाद गृह युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बात से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार भी इनकार नहीं कर रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इमरान खान के मौजूदा रुख से वहां की सेना खुश नहीं है। हकीकी मार्च से पहले इमरान खान ने कहा कि हम किसी भी हिंसा के लिए इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम उच्च सुरक्षा क्षेत्र रेड जोन में एंट्री नहीं करेंगे, हम राजधानी में उस स्थान पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने नामित किया है। तो पाकिस्तान में लगातार इमरान खान ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर दोबारा से चुनाव हों और साथ ही यहां पर इस दौरान उन्होंने कई आरोप लगाए हैं पाकिस्तान की सरकार पर। तो इमरान खान यहां पर बेबस नजर आए हैं और अगर वहां पर ऐसी कोई कंडीशन पैदा होती है जिससे कि लोगों को नुकसान हो तो पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को गिरफ्तार भी कर सकती है। ये बात कही जा रही है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। देखना होगा क्या कुछ इमरान खान कर पाते हैं। बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के अंतिम दिन पीएम मोदी ने संबोधित किया है। वर्चुअली माध्यम से पीएम मोदी ने संबोधित किया है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश बेहतरी के लिए काम करे। इस संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति मेरा
दायित्व है और हमारा भी ये दायित्व हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत ही ज्यादा भूमिका हो जाती है। हमारे सामने है आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तो दूसरी तरफ श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। गुरुवार को लिखे इस पत्र में केजरीवाल ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बेहद ही बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है। उन्होंने पूछा है कि हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब क्यों हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा है, एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हों। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद मिले, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। केजरीवाल ने लिखा कि कल एक प्रेस वार्ता करके मैंने सार्वजनिक रूप से इसकी मांग की थी। तब से सामान्य जन का इस मुद्दे पर जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने इसे लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया है। सभी लोग चाहते हैं कि इसे तुरंत लागू किया जाए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।